In today's lecture, we are going to discuss about the operating system components. Till yesterday, in chapter number 2, that is operating system services and component, we are discussing about the different services of operating system and about the system calls and its types. So in today's lecture, हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में. To see in the below diagram, there are 6 components of operating system. That is, first one is file management, then process management, IO device management मतलब input output device management, फिर है network management और secondary storage management, security management. So these are the components of operating system. So now we are going to discuss it one by one. So let's move towards the first component of operating system, that is file management component. ठीक है. So see here, a file is a set of related information which should define by its creator. ठीक है. फाइल क्या है? सेट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और किसने डिफाइन की है? बाय इट्स क्रिएटर. सपोज़ अगर मैंने कोई फाइल बनाई है तो ऑफकोर्स मैं कुछ फाइल के अंदर डेटा स्टोर करूँगी. सो वो हो गया सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. एंड किसने डिफाइन की है वो फाइल? किसने बनाई है? क्रिएटर ने, यानी कि मैंने. ठीक है. सो इट कॉमनली रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, बोथ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एंड डेटा. ठीक है. सो फाइल में क्या क्या हो सकता है? प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो भी एक फ़ाइल हो गई. सो उसमें फाइल और प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर अदर डेटा भी हो सकता है. ठीक है. एंड डेटा फाइल्स कैन बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है. सिर्फ न्यूमेरिक भी फाइल हो सकती है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसकी भी फाइल हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ठीक है. फिर देखते हैं फंक्शंस क्या है फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है. सो फर्स्ट है फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशन. ओके. सो क्या फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट का? फाइल कैसे क्रिएट करनी है या फिर डायरेक्टरी कैसे बनानी है, और अगर उसको डिलीट भी करना पड़ेगा तो वो भी कैसे करना है. ठीक है. सो ये है फाइल मैनेजमेंट के फंक्शन. उसके बाद है फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. हाँ, अभी देखो क्रिएशन और डिलीशन देखा, उसके बाद फाइल को मैनिपुलेट कैसे करना है. मतलब उसमें अगर हमें कुछ लिखना है, कुछ एडिट करना है फाइल में या फिर डायरेक्टरी में, उसको कुछ मेंटेन करना है, अगर उसको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है यानी पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करना है, सो वो सारे मैनिपुलेशंस हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो भी होता है फाइल मैनेजमेंट में. उसके बाद है मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज. अभी इसका मतलब है कि फाइल को हमें सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना. मैपिंग मतलब स्टोर करना, और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपकी हार्ड डिस्क. ठीक है. प्राइमरी स्टोरेज हम किसको बोलेंगे? आपकी रैम को, और सेकेंडरी स्टोरेज हम बोलेंगे हार्ड डिस्क को. सो हमारी फाइल अगर हमें सेव करके रखनी है हार्ड डिस्क में, तो वो भी कैसे करता है? तो वो भी वन ऑफ द फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट का, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. उसके बाद है बैकअप फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज डिवाइस. हाँ, अगर मुझे फाइल की बैकअप भी लेनी है, लाइक मैं पेन ड्राइव में, जैसे हम लोग पेन ड्राइव में बैकअप ले लेते हैं. ठीक है. एक ही फाइल की कॉपी होती है हमारे पास, तो उसको कहेंगे बैकअप. तो अगर वो भी लेना है, पेन ड्राइव में लेना है या फिर किसी भी डिस्क ड्राइव में लेना है, तो उसको बोलेंगे बैकअप फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट. सो सी, प्रोसेस मैनेजमेंट component is a procedure for managing the many processes that are running simultaneously on the operating system. So क्या करता है प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट? जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, जो प्रोसेस रन हो रही है और साइमल्टेनियसली हो रही है, एक या दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, तो उस प्रोसेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट. एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ वन और मोर प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद देम व्हेन दे आर रनिंग. हाँ, अभी जो भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जब यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, ठीक है, सो उसमें एट अ टाइम बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है. सो वो क्या होती है? एक दूसरे के साथ
एसोसिएट होती है। जैसे कि सपोज़ मैंने कोई वीडियो प्लेयर ओपन किया, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, वीडियो भी प्ले हो रहा है और ऑडियो फाइल भी प्ले हो रही है। सो एट अ टाइम 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो या फिर स्टार्ट है या फिर रनिंग पोजीशन में है तब, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज़ ए ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, देयर इज़ अ प्रोसेस रनिंग फॉर द ब्राउज़र प्रोग्राम, ठीक है। जब हम कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैज़ मेनी प्रोसेसेस रनिंग विच परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। सो ये सारी प्रोसेसेस भी कौन मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद है ऑल दिस प्रोसेसेस शुड बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस मैनेजमेंट विच कीप्स प्रोसेसेस फॉर रनिंग एफिशिएंटली। इट ऑल्सो यूजेस मेमोरी एलोकेटेड टू देम एंड शटिंग देम डाउन व्हेन नीडेड। हाँ, इसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट उस प्रोसेसेस को मैनेज तो करता ही है, साथ साथ उसकी जो मेमोरी है जो उस प्रोसेस को अलोकेट हुई है उसको भी मैनेज करता है। और जब अगर वो अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया और फिर भी वो रैम में है, तो उसको डिलीट भी कर देता है, रैम से डिलीट करता है, परमानेंटली डिलीट नहीं करता। तो रैम से उस प्रोसेस को हटा देगा और वो जो मेमोरी है वो अवेलेबल कर देगा दूसरे प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। सो जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े, ऐसी नीड हो, तो वो उस प्रोसेस को शट डाउन भी कर देता है, बंद भी कर देता है, उसको मेन स्टोरेज से डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, उसको बंद कर देगा। तो वो स्पेस, वो रैम की जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगी फॉर द यूज़ ऑफ अनदर प्रोसेस। उसके बाद है द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट बी सिक्वेंशियल, सो एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसेस। हाँ, कि प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है सिक्वेंशियली होता है हमेशा। सो और वो सिक्वेंशियल ही होना चाहिए क्योंकि वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन बिटवीन दी प्रोसेस। तो ये भी मतलब अगर 1, 2 और 3 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, और जैसे कि मैंने बोला कि जैसे हम अगर वीडियो प्लेयर प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है, वीडियो की भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और ऑडियो की भी हो रही है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हम एग्जांपल लेंगे कि हम अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मुझे एक फ़ाइल में एग्जीक्यूट कर रही हूँ और मेरे कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइक मुझे कुछ चाहिए दूसरे फाइल से, ठीक है, तो कुछ डिपेंड है मेरा दूसरे फाइल के ऊपर या फिर दूसरे प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो वो उन दोनों प्रोसेस में कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वो भी कौन मैनेज करता है, वो जो कम्युनिकेशन होता है 2 और 3 प्रोसेसेस के बीच में, वो कौन मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट, ठीक है। फिर है फंक्शंस कौन से है प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट के। तो फर्स्ट है प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन, ठीक है, प्रोसेस कैसे क्रिएट करनी है, कब क्रिएट करनी है, कब उसको डिलीट करना है, सो ये भी मैनेज करता है प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। हाँ, अगर किसी प्रोसेस को हमें वेट में डालना है या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको पॉज करना है, उसको स्टॉप करना है, या फिर से उसको रिज्यूम करना है, ठीक है। लाइक अगर कोई प्रोसेस, मेरे पास 2 प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन में हैं और दोनों, एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, उसके बाद जब वो प्रोसेस प्रिंटर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमारे पास कोई और एक प्रोसेस आ गई जिसको प्रिंटर चाहिए और जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है उससे, जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रही है उससे, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, वो जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन में है प्रोसेस P1, हम उसको पॉज कर देंगे कुछ टाइम के लिए, और जो प्रोसेस P2 आई है जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम फिर से P1 को रिज्यूम कर देंगे। सो उसको बोलेंगे सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। उसके बाद है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेस। तो सिंक्रोनाइजेशन में मतलब 2 और 3 प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन होता है उनमें कुछ शेयरिंग होता है, तो उनको बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दी प्रोसेसेस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। So one of the important use of an operating system that helps you to hide the variations of specific hardware devices from the यूज़र, ठीक है। सो IO डिवाइस मैनेजमेंट क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी अवेलेबल है कंप्यूटर के पास उन सबको मैनेज करेगा।
और उसके फंक्शंस क्या है देखो, इट ऑफर्स बफर कैचिंग सिस्टम। हाँ, जो भी मतलब हर एक डिवाइस जो होता है उसके पास खुद की बफर होती है, ठीक है, मतलब खुद की कुछ मेमोरी होती है। सो उस मेमोरी को वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है कंपोनेंट उसको वो ऑफर करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स जनरल डिवाइस ड्राइवर कोड। हाँ, हर एक जो हार्डवेयर होता है या फिर डिवाइसेस होते हैं उसके लिए कंप्यूटर में ड्राइवर्स होते हैं सेपरेट, ठीक है। विदाउट ड्राइवर्स कुछ भी कनेक्ट नहीं हो सकता कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो वो जो ड्राइवर कोड है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। फिर है इट प्रोवाइड्स ड्राइवर्स फॉर पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेस। हाँ, ड्राइवर की कोडिंग भी प्रोवाइड करता है, और अगर कुछ डिवाइसेस के लिए वो ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ डिवाइसेस मुझे कनेक्ट करने हैं कंप्यूटर में तो हर एक ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो वो हो गया डिवाइस ड्राइवर कोड, ठीक है। फिर है इनपुट आउटपुट हेल्प्स यू टू नोज द इंडिविजुअलिटीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइस। हाँ, स्पेसिफिक डिवाइस की भी कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टास्क होता है हर एक डिवाइस का, तो उसको भी वो हेल्प करता है, उसको भी वो मैनेज करता है, ठीक है। लाइक एनी डिवाइस, लाइक प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है। सो हर एक डिवाइस का अलग अलग टास्क है, अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। सो वो हर एक डिवाइस को मैनेज करता है, ठीक है। और उसके बारे में अगर लाइक मुझे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें शो भी करती है, एरर शो करती है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद के पास क्या होनी चाहिए, उस डिवाइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसको भी मैनेज करता है। फिर है नेक्स्ट कंपोनेंट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, जो भी नेटवर्क रिलेटेड टास्क है वो सब कौन मैनेज करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट। It includes performance management, fault analysis, provision of networks, maintaining the quality of services. So all other tasks related to network जो भी है, कुछ फॉल्ट आया तो वो एनालिसिस करना, उसके लिए कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना, अगर नेटवर्क कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताना, या सब और जो रिलेटेड बातें हैं तो वो सब नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट हैंडल करता है, मैनेज करता है। A distributed system is a collection of computers or processors that never share their own memory or a clock. ये तो आपको पता है, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने वो डिस्कस किया था। In this type of system, all the processors have their local memory and the processors communicate with each other using different communication lines like फाइबर ऑप्टिक केबल्स और टेलीफोन लाइन्स, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। डिफरेंट बसेस से वो कम्युनिकेट करता है या फिर टेलीफोन लाइन से कम्युनिकेट करता है, तो क्योंकि वो प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी होती है, सिर्फ वो डेटा शेयरिंग करता है। फिर है द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। जो कंप्यूटर्स भी होते हैं इंटरनेट पे जो हम यूज़ करते हैं, तो वो डिफरेंट कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। हाँ, वो जो नेटवर्क है हम हर एक कंप्यूटर में डिफरेंट वेज में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। द नेटवर्क कैन बी फुल्ली और पार्शली कनेक्टेड which helps user to design routing and connection strategies that overcome connection and security issues. So जो भी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कुछ सिक्योरिटी है, कुछ कनेक्शंस है, जो भी आता है नेटवर्क रिलेटेड वो सभी मैनेज करता है। कौन करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट। So see, distributed systems help you to various computing resources in size and functions. They may involve microprocessors, mini computers and many general purpose computer systems. ठीक है, अभी देखो ये भी वन ऑफ द फंक्शंस है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का, कि जो भी इंटरनेट पे डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब कुछ कंप्यूटर सिस्टम है हैविंग द माइक्रो प्रोसेसर्स, कुछ मिनी कंप्यूटर सिस्टम है, कुछ लैपटॉप्स है, तो वो उन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी हैंडल होता है बाय द नेटवर्क मैनेजमेंट। फिर ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑल्सो ऑफर्स द यूजर एक्सेस टू द वेरियस रिसोर्सेज टू द नेटवर्क शेयर. It helps to access shared resources that help computation to speed up or offer data availability and reliability. हाँ, also the resources जो भी shared होते हैं in networking,
इन इंटरनेट वाया इंटरनेट, सो उसको भी वो मैनेज करता है नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज एरे ऑफ स्टोरेज ऑफ और बाइट्स, ठीक है। सो मेन मेमोरी क्या होती है, मतलब नंबर ऑफ उसकी साइज है जो लार्ज एरेज होते हैं, नंबर ऑफ एरेज का कॉम्बिनेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। विच हैज़ एन एड्रेस, so that all arrays has their own address. The memory management process is conducted by using a sequence of reads or writes of specific memory addresses. So क्या होता है, memory management process conduct by using sequence of reads and writes, ठीक है। In order to execute a program, it should be mapped to absolute addresses and loaded inside the memory. The selection of memory management methods depends on several factors. So आप सभी को पता है कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेन मेमोरी मतलब हमारा रैम जो होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। सो क्योंकि हम जो भी एग्जीक्यूट होता है या फिर जो भी इन प्रोसेस होता है तो वो सब रैम में स्टोर होता है। तो रैम की मेमोरी भी मैनेज करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि किस प्रोसेस के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, उसको मैनेज करना, वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो और मेमोरी में मतलब उसके पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी मेमोरी कुछ कौन से प्रोसेस को देनी है, फिर कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया वो स्टेबल है तो उसको उस स्पेस से रिमूव करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है मेन मेमोरी के रिलेटेड वो भी किसको मैनेज करनी पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी एक टास्क है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। सो उसके लिए उनके पास कंपोनेंट है मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। However, it is mainly based on the hardware designs of the system. Each algorithm requires corresponding hardware support. Main memory offers fast storage that can be accessed directly by the CPU. It is costly and hence has a lower storage capacity. However, for a program to be executed, it must be in main memory. जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी है, कुछ भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है तो वो कहाँ पे होती है, रैम में होती है, ठीक है। सो इसके लिए रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, मतलब मेन मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको मैनेज करना भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है फंक्शंस ऑफ मेन मेमोरी मैनेजमेंट। इट हेल्प्स यू टू कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हाँ, जो भी हमारे पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है, क्या है, इसकी सारी डिटेल्स किसके पास होती है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट के पास। उसके बाद डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय हुम एंड व्हाट पार्ट इज़ नॉट इन यूज। मतलब मेन मेमोरी का कितना पोर्शन कौन यूज़ कर रहा है और कितना पोर्शन फ्री है, तो वो भी डिसाइड करना, वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन भी रखना, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट का काम है। उसके बाद है इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स अ डिसीजन अबाउट विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड हाउ मच। हाँ, अभी जब मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, सो इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारी प्रोसेसेस की साइज़ भी बहुत सारी हो, मतलब कुछ मोर साइज़ के प्रोसेसेस भी हो, तो वो डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी उन्हें अलोकेट करनी है। हो सकती है कि मेरे पास अगर कोई प्रोसेस है जिसकी साइज़ खुद 2 GB है और मेरे पास रैम भी 2 GB की ही अवेलेबल है, और एक प्रोसेस है जिसकी साइज़ है 200-300 MB, ठीक है। सो सारी जो साइज़ अवेलेबल है 2 GB की, तो वो पूरी की पूरी एक ही प्रोसेस को अलोकेट नहीं करेंगी। तो वो क्या करता है, उस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस 2 GB की है तो उसमें से कुछ पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है अभी एग्जीक्यूशन के लिए, तो उतना ही पोर्शन वो रैम में स्टोर करेगा, उतना ही पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब वो पोर्शन एग्जीक्यूट हो गया तब वो बाकी पोर्शन को अलोकेट करेंगे सेम मेमोरी। तो ये सब भी मैनेजमेंट करना पड़ता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट को। उसके बाद है अलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट। हाँ, अगर कोई नई प्रोसेस आई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ मुझे भी एग्जीक्यूट करना है और मुझे भी रैम में कुछ मेमोरी की ज़रूरत है, तो उसको भी वो प्रोसेस वो मेमोरी अलोकेट करना, ये भी उनका एक टास्क होता है, ठीक है। It also deallocates the memory when process no longer requires or has been terminated.
हाँ, अगर कोई प्रोसेस है जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रही या फिर उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, तो उस स्पेस को फ्री करना वो भी मेन मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, कंपोनेंट का काम है, ठीक है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ओके। These programs along with the data helps you to access which is in the main memory during execution। हाँ, अगर कोई प्रोसेस है हमारे पास इन एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस कहाँ पे स्टोर होती है? मेन मेमोरी में। लेकिन अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए जो कि स्टोर्ड है सेकेंडरी स्टोरेज में या मतलब हार्ड डिस्क में, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन वो भी मैनेज करना पड़ता है। उसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज को अलोकेट करना, सेकेंडरी स्टोरेज में उस सेकेंडरी स्टोरेज के में जो अवेलेबल है फाइल्स होंगी या फिर प्रोग्राम्स होंगे, तो उसको भी एक्सेस करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है। दिस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ वेरी स्मॉल टू स्टोर ऑल द डेटा। कौन से? मेन मेमोरी एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है। तो मेन मेमोरी जो है वो वेरी स्मॉल इन साइज होती है, ठीक है, कॉस्टली होती हैं, और उसमें अगर हम प्रोग्राम को स्टोर करना चाहे परमानेंटली तो वो नहीं कर सकते। द कंप्यूटर सिस्टम ऑफर सेकेंडरी स्टोरेज टू बैकअप द मेन मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज किस लिए होता है? बैकअप होता है मेन मेमोरी का, क्योंकि वहाँ पे हम परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं डेटा। टुडे मॉडर्न कंप्यूटर्स आर हार्ड ड्राइव्स SSDs एज द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा, ठीक है। हाउएवर द सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ऑल्सो वर्क्स विथ स्टोरेज डिवाइसेस लाइक USB फ्लैश ड्राइव, CD ड्राइव्स। इसको भी हम मतलब एज अ बैकअप ड्राइव भी बोल सकते हैं या फिर बैकअप डिवाइस भी बोल सकते हैं। जो हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, उसके बाद CD DVDs यूज़ करते हैं, तो उनको हम बैकअप ड्राइव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो उस पर हम बैकअप लेके रखते हैं, और अगर हमें उसको यूज़ करना है उस फाइल्स को, तो हम कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करके वहाँ से हम डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे। उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर प्रोग्राम्स लाइक असेंबलर्स, कंपाइलर स्टोर्ड ऑन द डिस्क अंटिल इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी एंड देन यूज द डिस्क एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर प्रोसेसिंग। हाँ, हम जब कोई नया सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली उसी USB से या फिर पेन ड्राइव से हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो वो तब तक कंप्यूटर की मेमोरी एक्सेस नहीं करता जब तक वो कंप्यूटर में रिलोड या फिर लोड नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक वो किसकी मेमोरी यूज़ करेगा? उसी डिवाइस की, जो भी है, जैसे पेन ड्राइव है या फिर कोई CD है या फिर DVD है, तो वो उसी की स्पेस यूज़ करेगा। टिल कब तक? जब तक वो खुद कंप्यूटर में लोड हो नहीं जाता, ठीक है। सो उसके ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक CD, पेन ड्राइव, DVDs, तो उन सब को मैनेज करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है फॉर दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो वो उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद है फंक्शंस, ठीक है। उसके फंक्शंस देखेंगे तो सबसे पहला है स्टोरेज अलोकेशन। हाँ, जो स्टोरेज होती है मतलब जो मेमोरी अवेलेबल है तो उसको अलोकेट करना, ये भी एक टास्क है। उसके बाद है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। हाँ, अगर उसके पास कोई फ्री स्पेस है या फिर किसी प्रोसेस ने उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट दी है, तो उसको देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी स्पेस है फ्री, या फिर मैं कितनी स्पेस फ्री कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो सब मैनेजमेंट भी कौन करेगा? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद है डिस्क शेड्यूलिंग। अभी डिस्क शेड्यूलिंग मतलब लाइक मेरे पास मैंने पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर लिया या फिर CD DVD भी मैंने डाल दी, तो वो डिस्क में से मतलब कौन सी डिस्क या फिर कौन से ड्राइव को फर्स्ट प्रायोरिटी हो, उसके बाद कौन सा ड्राइव एक्सेस होना चाहिए, ये सारी जो प्रायोरिटी है या फिर ये जो शेड्यूलिंग है। सो अभी के लिए मतलब CD का डेटा होना चाहिए एग्जीक्यूट, उसके बाद पेन ड्राइव का डेटा, तो वो शेड्यूलिंग भी कौन मैनेज करेगा? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट। उसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो द वेरियस प्रोसेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम ईच अदर एक्टिविटीज़। हाँ, सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उनको एक दूसरे से सिक्योरिटी भी मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर दैट पर्पज वेरियस mechanisms कैन बी यूज्ड टू इंश्योर दैट those processes which want to operate files, memory, CPU and other hardware resources
शुड हैव प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर जो मतलब कंप्यूटर सिस्टम में देयर इज़ अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोसेस को कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है, कोई फाइल यूज़ करनी है, कुछ मेमोरी यूज़ करनी है, या फिर सीपीयू में उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, या फिर कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज भी उसको यूज़ करने हैं, तो उन सब का ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब कौन करने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगी कि कौन से प्रोसेस को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो उसके लिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि हाँ ये जो प्रोसेस है वो ऑथराइज्ड है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो वो उसको करेगा। अगर कुछ अनऑथराइज्ड प्रोसेस आ गई तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। फिर है फॉर एग्जांपल मेमोरी एड्रेस इन हार्डवेयर हेल्प्स यू टू कंफर्म दैट प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन इट्स ओन एड्रेस स्पेस। The time ensures that no process has control of the CPU without renouncing it, ठीक है। So memory addressing hardware helps you to confirm that process can be executed within its own address space। हाँ, जो मेमोरी में जो स्पेस अवेलेबल है या फिर एड्रेस जो होता है उस स्पेस का, तो वो हेल्प करता है टू कन्फर्म दैट प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग in its own address space. Lastly, no process is allowed to do its own input-output to protect, which helps you to keep the integrity of the various peripheral devices. So, no process is allowed to do its own input-output, क्योंकि हर एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर यूज़ करने हैं बट उसको खुद के राइट्स नहीं होते, उसे थ्रू या फिर वाया ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही उसको वो एक्सेस करने हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगी कि उसको अलोकेट करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। सो ये हो गया सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपोनेंट। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।